देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। देखो, टाइप्स ऑफ फोर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, और सेकंड है कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो अब अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, और सेकंड कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो देखो, समझते हैं। देखो, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आता है, डायरेक्ट ऐसे ही आ जाता है व्हाट इज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है। व्हेन टू और मोर फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट आर इक्वल एट ऑल डायरेक्शन, यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर ऑल डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स। जैसे मान लीजिएगा कि ये जो टग्स ऑफ वॉर है, हमने इसी गेम को फिर से एग्जांपल में लिया है। देखा कि ये थ्री पर्सन है और ये थ्री पर्सन है, टू ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप 300 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और जबकि सेम फोर्स है वो 300 न्यूटन का अपोजिट ग्रुप का लगा रहा है। तो दोनों का फोर्स क्या है, इक्वल है। जब दोनों का फोर्स इक्वल होगा तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि बैलेंस फोर्स में रिजल्ट इज नो मूवमेंट। जो बैलेंस फोर्स है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। मान लीजिएगा ये मेरे पास एक टॉय है, और इस टॉय के ऊपर मैं 10 न्यूटन से फोर्स इस साइड से और 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड से, दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगा रहा हूं, तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है, इक्वल है। नेट नेट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या है, इक्वल है। तो यानी जो दोनों साइड से फोर्स लगाया जा रहा है वो क्या है, इक्वल है। तो वहां कोई भी मूवमेंट नहीं होता। जबकि अनबैलेंस फोर्स को समझते हैं। when two or more unequal force act on a object, जब एक या एक से अधिक अनइक्वल ऑब्जेक्ट फोर्स लगाए जाते हैं तो वो क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स होता है। मूव्स इन द डायरेक्शन विच फोर्स है मोर फोर्स, यानी उस डायरेक्शन में मूव होगा ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा है। नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन दोज फोर्स, यानी देखो, नेट फोर्स के तो बारे में हम पहले से ही बता कर चुके थे कि अगर फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है तो हमेशा नेट फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। जबकि अगर डायरेक्शन सेम होगा तो नेट फोर्स प्लस होगा। इस पे अभी हम बात नहीं करते क्योंकि इस पे हम पहले ही समझ चुके हैं। अब हमें बात यह समझनी है कि अनबैलेंस फोर्स क्या है। तो अगर एक साइड से अलग फोर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो अनदर टाइम, इस ग्रुप में तीन लोग हैं, सेम इस ग्रुप में तीन लोग हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रुप के पीपल्स हैं वो 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, अदर पीपल्स हैं वो 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो जो ग्रुप है ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो ये पीपल्स किधर मूव करेंगे, जिधर फोर्स ज्यादा लगाया जा रहा है उसी तरफ मूव करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, सर, बैलेंस फोर्स व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट एक्टिंग ऑब्जेक्ट एक्टिंग फोर्स ऑन इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन। जबकि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, व्हेन टू और मोर फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट नॉट वी कैन से डिफरेंट और अनइक्वल फोर्स इन अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वही टॉय फिर से लिया, और इस वाले हाथ से मैं 5 न्यूटन और इस वाले हाथ से मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। अब मैं फोर्स लगा रहा हूं इस हाथ से ज्यादा, तो ये देख रहे हो टॉय इधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहा है टॉय उधर ही मूव करेगा। आप खुद कर सकते हो, आपके घर पे विंडो होंगे, आप अपने फ्रेंड या फिर भाई या बहन को बुलाइएगा, उससे कहिएगा आप फोर्स लगाएं। एक साइड से आप फोर्स लगाएं। अगर दोनों साइड से फोर्स लगाएंगे तो गेट मूव नहीं होगा, इक्वल फोर्स लगाएंगे। अगर लेकिन फोर्स कम ज्यादा हुआ तो गेट मूव होगा। यही तो है अनबैलेंस। तो हम क्या कह सकते हैं, अनबैलेंस फोर्स में मूवमेंट होता है ऑब्जेक्ट का, जबकि बैलेंस फोर्स में मूवमेंट नहीं होता। आया समझ में? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला समझते हैं। देखो, फर्स्ट डिफरेंस हमने बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स में डिस्कस कर लिया। अब हमें समझना है कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो देखिएगा, मैं आपको पहले एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। आपने मार्वल्स की मूवी देखी होगी,
उसमें दो कैरेक्टर्स आपको याद होंगे, डॉक्टर स्ट्रेंज और हल्क। कोई भी मान लो, हल्क ही मान लेता हूँ। तो अगर हल्क को पीटना होगा तो कैसे पीटता है? वो अपने हाथों से पीटता है ना। उसके पास कोई ऐसा सुपर पावर नहीं है कि विदाउट कांटेक्ट किए मूव कर दे। तो वो क्या है? कांटेक्ट फोर्स। हल्क हमेशा कौन सा फोर्स लगाता है? कांटेक्ट फोर्स। जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज है, वो क्या अपना हाथ मूव करते हैं और वो विदाउट किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किए हुए पावर लगाते हैं। आया समझ में? यानी तो यही सेम डिफरेंस है कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स अराइज ड्यू टू फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। अगर दो बॉडीज में फिजिकल कांटेक्ट है तब उस फोर्स को क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर आप याद रखिएगा, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। ये दोनों एग्जांपल है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के, ये दोनों कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है। जबकि नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स अराइज ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्सन। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट होंगे या फिर रिपल्सन होंगे, दूर होंगे, बिटवीन टू द बॉडीज। जब दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट होती हैं या फिर रिपल्सन होती हैं, उसकी वजह से जो मूवमेंट होता है विदाउट टचिंग एनी ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं? अनकॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और यहाँ देयर आर नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, यानी यहाँ जो बॉडीज हैं उनके बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता। आया समझ में? बिल्कुल इजी है, सिंपल सा है। अगर कहीं भी हमें कांटेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो कांटेक्ट फोर्स होगा। अगर हमें किसी भी कनेक्शन यानी दो बॉडियां आपस में नहीं टच कर रहे हैं तो वहां नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। अब हम समझते हैं, एग्जाम्पल भी समझ लें नॉन कांटेक्ट फोर्स के, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या है? मैग्नेट है। क्या दोनों ऑब्जेक्ट टच होते हैं? नहीं, दूर से ही अपने आप को अट्रैक्ट कर लेते हैं या एक दूसरे को रिपेल भी कर देते हैं। इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी हमारा कैसा है? ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों एग्जाम्पल है किसके? नॉन कांटेक्ट फोर्स के। जबकि कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मस्कुलर फोर्स और मस्कुलर फोर्स, इसके साथ साथ हमारा है फ्रिक्शन फोर्स। आई होप इनको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में और ध्यान में रखना है। अब आगे मूव करते हैं, समझते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? देखो, व्हेन द फोर्स दैट एक्सट्रैक्ट बाय द सरफेस ओवर द ऑब्जेक्ट व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट मूव ऑन द सरफेस। यानी जब भी ऑब्जेक्ट सरफेस पे मूव करता है तो वो किसकी वजह से करता है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। समझिएगा ये क्या है। देखो, जैसे मान लीजिएगा ये है रोड, और इस रोड के ऊपर ये जो चिंटू है ये क्या कर रहा है? स्कैटरिंग कर रहा है। तो जो ये व्हील्स हैं और जो रोड के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। एक और समझिएगा, मान लीजिएगा ये टू पैर्स आप ऐसे चलते हैं, मूव कर रहे हैं, वन रखा ऐसे, एक आगे एक्सट्रैक्ट किया, पीछे। तो दो सरफेस आपस में रब कर रही हैं। इन रब करने की वजह से कौन सा फोर्स क्रिएट हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो रहा है, जो कि टाइप्स ऑफ है कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो इस तरीके से जब भी मूवमेंट बॉडी मूव करेगा फॉरवर्ड, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को हम अगला पॉइंट में समझते हैं। द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन ए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिंपल सा एमसीक्यूज में पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? यू कैन से दैट ऑलवेज अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट विच डायरेक्शन मूव। यानी जिस ऑब्जेक्ट मैं कह सकता हूं जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसे क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इट लीड्स द जनरेशन ऑफ हीट टू सरफेस कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ ईच अदर। जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या क्रिएट करते हैं? ये हीट क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिएगा आप अपने दोनों हाथों को रब कीजिएगा, कुछ देर तक रब करने के बाद आप देखेंगे आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। देखो, अभी तो हम इतना ही पढ़ रहे हैं, जब हमारा अगला चैप्टर होगा फ्रिक्शन, क्योंकि इसके बाद फ्रिक्शन भी चैप्टर है, तो उस चैप्टर में हम समझेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स के कॉजेस क्या है, कैसे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स फ्रेंड है या फो है, या फिर क्या क्या कॉजेस होते हैं फ्रिक्शन फोर्स के। ये सारी बातों को डिटेल में समझेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन अभी के लिए केवल हमें यह समझना है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, और थर्ड पॉइंट, जब फ्रिक्शन फोर्स को जब हम रब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, वो क्या होती है? हीट अप हो जाती है। आया समझ में? आई होप
आपको ये समझ में आया होगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स किसका एग्जांपल था? कांटेक्ट फोर्स का। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मस्कुलर फोर्स। फोर्स दैट कम इनटू द प्ले बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। यानी फोर्स जो मसल्स को यूज करने पर जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स होता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है, मम्मा थप्पड़ लगाती हैं, कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स है। आया समझ में? बहुत आसानी से याद हो गया। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, ये भी हमारा किसकी वजह से हो रहा है? मस्कुलर फोर्स की वजह से हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल है एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ लंग्स इन बिकॉज ऑफ मस्कुलर फोर्स। जो हमारे लंग्स का एक्सपेंडेशन और जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंडेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो किसकी वजह से होता है? मस्कुलर फोर्स की वजह से भी होता है। और इस इमेज में देख पा रहे जैसे ये पर्सन है, ये ब्रिक्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा रहे हैं, तो इसके लिए भी इसको क्या लगाना पड़ रहा है? मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसी तरीके से जब बुल्स कोई भी ऑब्जेक्ट खींचते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, तो वो भी फोर्स हमारा कैसा होता है? मस्कुलर फोर्स का ही एग्जांपल होता है। आगे समझते हैं। तो देखो मस्कुलर फोर्स और हमारा फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों एग्जांपल किसके थे? ये दोनों एग्जांपल हमारे थे कांटेक्ट फोर्स के। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल। सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये क्या है सर? इसका तो हमने कभी नाम नहीं सुना। चलो सुनाते हैं। द फोर्स एक्सट्रैक्ट बाय द चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी जब भी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने किया होगा, स्केल को लिया होगा, हेयर पे रब किया होगा, फिर पेपर के पास लेके गए होंगे। पेपर अट्रैक्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम स्केल को रब करते हैं तो स्केल के सरफेस पर चार्जेस आ जाते हैं, और वो चार्जेस उन पेपर को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर आप बलून्स को अपने हेयर्स में रब करें और उनको अपने या फिर बॉडी से रब करें और उसके बाद आप हेयर के पास लेकर जाएं, तो हेयर्स अट्रैक्ट होंगे, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है। तो ये इस फोर्स को क्या कहेंगे? इस फोर्स को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वी नो दैट लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल्स एंड पल्स ईच अदर वे। यानी जो हमारे लाइक्स चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। मान लो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल्स करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में भेजेंगे। जबकि सिमिलरली अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट और पुल्स ईच अदर टुवर्ड्स देमसेल्फ। अगर मान लीजिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है और अनदर नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही होता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि मैंने दो एग्जांपल बताए, बलून को रब करने के बाद हेयर के पास ले जाओगे, अट्रैक्ट करेगा। इसी के साथ स्केल को भी रब करने के बाद पेपर के पास लेके जाते हैं, हेयर के पास लेके जाते हैं, वो भी क्या होते हैं? अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू देयर चार्जेस। इस तरीके के फोर्स को क्या कहते हैं? इस फोर्स के तरीके को फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो द फोर्स एक्सट्रैक्ट बाय एनी मैग्नेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स मैग्नेट के द्वारा लगाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। तो आपको पता है किसी भी मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यहां भी सेम इसी तरीके से होता है। अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल पास में लेकर आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल्स करेंगे। जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर हम एक दूसरे के साथ लेकर आएंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। आया समझ? तो ये तो हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, ठीक है, ये पता भी है। और अभी हमने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी वो सेम होता है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो देखो, ए लेयर ऑफ गैसेस इज प्रेजेंट अराउंड द अर्थ सरफेस, द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एक्सट्रैक्ट ए प्रेशर ऑन द अर्थ, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिएगा ये हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ एक गैसेस है। उन गैसेस की लेयर्स की वजह से अर्थ के ऊपर एक प्रेशर लगाया जाता है। उस प्रेशर को, उस फोर्स को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आया समझ में? यानी तो द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल इज 101,325 पास्कल। अब सर ये पास्कल क्या है?
जिस तरीके से हमने देखा था फोर्स का ऐसा यूनिट हमारा न्यूटन था, क्योंकि फोर्स को डिस्कवर किसने किया था? न्यूटन को। तो उन्हीं के नाम पर हमने ऐसा यूनिट को रख लिया जो कि न्यूटन था। सेम इसी तरीके से प्रेशर के बारे में बताया, वो उन्होंने बताया पास्कल ने। तो हमने यहां भी ऐसा यूनिट को क्या मान लिया? प्रेशर का पास्कल मान नहीं लिया, होता है, ठीक है, उनके नाम पर ही रख दिया गया। आया समझ में? यानी तो हमें समझ में आया अभी नॉन कांटेक्ट फोर्स के हमने कौन कौन से एग्जांपल पढ़ा। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड हमारा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को समझते हैं। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज अप्लाई बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी देखो, ये तो स्टोरी सुनाई होगा कि न्यूटन साहब एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से एप्पल गिरा और उनके पास आकर गिरा, तो उन्हें ये पता चला कि कुछ तो फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ ये एप्पल को नीचे की तरफ को खींच रहा है। उसी फोर्स को नाम दिया गया ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है? ये एक फोर्स है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तभी आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ऊपर तरफ, एक सर्टेन हाइट के बाद वो नीचे वापस आ जाता है अर्थ पे। अब लेकिन कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता, सर तो फिर रॉकेट क्यों नहीं नीचे आता, वो दूसरी जगह क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि वो उसे कंटिन्यूअसली उसका स्पीड बढ़ाया जा रहा होता है और उसे कंटिन्यूअसली एनर्जी का सप्लाई हो रहा है। लेकिन जब हम एक ऑब्जेक्ट फेंक देते हैं तो वो एक सर्टेन हाइट के बाद रुक जाता है, वो उसे वहां पावर कौन देगा? लेकिन रॉकेट को पावर देने के लिए तो उसे इंजन लगाया गया है, उसे पावर की सप्लाई होती है, इसीलिए वो चला जाता है। लेकिन अगर उस स्टोन को तो कोई पावर नहीं देता ना, इसीलिए फिर वो उसकी पावर क्या जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से वो अर्थ पर वापस आ जाता है। जो अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को पुल करता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम, या फिर जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी दैट एक्ट्स अपॉन ऑल ऑब्जेक्ट दैट प्रेजेंट ऑन द नियर द अर्थ सरफेस। तो ग्रेविटी उन हर एक ऑब्जेक्ट पर लगती है जो अर्थ के पास होते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। अब देखो, फोर्स हमने सारे कवर कर लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं प्रेशर। सॉरी, प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्टिंग अपॉन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी जो प्रेशर है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। P denotes टू प्रेशर, F denotes टू फोर्स एंड एरिया denotes टू A। ठीक है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, इसका ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल। या फिर हम कह सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? फोर्स का ऐसा यूनिट आपको पता है न्यूटन है, और एरिया का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो डेफिनेशन आपको समझ में आया, ऐसा यूनिट समझ में आया, और फॉर्मूला समझ में आया। अब इसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, देखते हैं। देखो, ए स्टोन वेट 500 न्यूटन, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय इट इफ इट्स मेक ए कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्या क्या गिवन है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है कि जो गिवन है वो वैल्यू लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। क्या गिवन है देखते हैं। गिवन है हमारे पास सबसे पहले कि फोर्स वेट कितना है? W 500 न्यूटन। ठीक है सर। ये स्टोन वेट 500 न्यूटन। प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय इट, कैलकुलेट द प्रेशर। हमें प्रेशर पता करना है कितना लगेगा। जबकि इफ इट्स मेक द कांटेक्ट विद द सरफेस एरिया, एरिया कितना गिवन है हमें? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। अब लेकिन सबसे पहले तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आपको यूनिट सेम करनी चाहिए, क्योंकि एरिया का हमने यूनिट क्या देखा था? मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, अगर सॉरी सेंटीमीटर से अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा। किसका? 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए हम 100
इंटू 100, 2 टाइम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 25 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 100, तो 25 4 जा 100, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 400 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं, P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया, लेकिन जो स्टोन का वेट है वही तो फोर्स है, तो हम फोर्स कितना कहेंगे, 500 न्यूटन, ओके। और जो हमारा कांटेक्ट किया है वो कितना किया है, कांटेक्ट किया है अपॉन 400, तो 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या गया 1.25 पास्कल, ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ एलिफेंट इज 400 न्यूटन, एवरेज वेट कितना है 400। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मास है वो 10 kg है और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और आपसे क्या पूछा गया है, फोर्स कैलकुलेट करो कि फोर्स कितना होगा। तो आप क्या कह सकते हो, F इक्वल टू एम इंटू ए, तो फोर्स कितना है हो जाए, मास कितना है 10 kg, एक्सेलरेशन 5, तो फोर्स कितना आ जाएगा 50। लेकिन आपको ऐसा यूनिट लिखना नहीं बोलना है, तो 50 न्यूटन। इसी तरीके से कई बार अगला क्वेश्चन लेते हैं, मान लो आपसे कह दिया जाए एक ऑब्जेक्ट है जो 10 न्यूटन फोर्स लगाता है, फोर्स कितना लगाता है 10 न्यूटन, और उसका एरिया है वो है आपको दे दिया गया है 2 मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रेशर कितना लगेगा, तो आप क्या करेंगे, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो फोर्स कितना है 10 न्यूटन और एरिया कितना है 2, तो प्रेशर कितना लगेगा 5 पास्कल। तो इस तरीके से आप आंसर फाइंड कर पाओ। तो ये तो हो गए आपके न्यूमेरिकल्स। अब आप मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। देखो हमने इस चैप्टर में से सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है जो भी इस टॉपिक से रिलेवेंट थे, इंपॉर्टेंट थे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सर मेरे ये क्वेश्चंस रह गए हैं, तो प्लीज मुझे बताओ और अपने डाउट्स को मुझे भेजो। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां सेशन अपडेट, ई नोट्स और इसके साथ साथ पीडीएफ मिलती है सेशन का। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर सकते हो, जब भी मेरे पास सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, नहीं भी हो जाएंगे, आपके डाउट्स के लिए हम एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे।